वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें वास्तविक संख्या के बारे में बताया हुआ है। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमें पढ़ने को दी जाती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर 1, पहली संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति में सबसे पहले जिन संख्याओं की बात की जाती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम यहां लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहा जाता है जहां से हम किसी भी वस्तु को, जिस संख्या से हम किसी भी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को एक से शुरू किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करने के लिए कैपिटल N का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में इससे आगे आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो हम बात करेंगे अब पूर्ण संख्याओं की। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती हैं, लेकिन यहां हमने देखा जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1, 2, 3, 4 और इस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याओं में कि हमें क्या करना होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में एक से पहले यदि 0 को और जोड़ दिया जाए तो 0 से शुरू होने वाली और प्राकृतिक संख्याओं की तरह अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगली संख्याओं की। आगे आती हैं नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या उन्हें कहा जाता है ऐसी संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, यहां हमने देखा जो संख्या 1, 2, 3, 4, या फिर हम बात करें इन्हीं संख्याओं को, जो संख्याएं धनात्मक रूप में लिखी हुई है, यदि इन्हीं संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी लिख दिया जाए, -1, -2, -3, -4, तो इस तरह की उपस्थित सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्याओं में जो हमें अंक दिया हुआ है वो पूर्ण रूप से स्थित होता है। यहां पर कोई भी अंक पॉइंट के साथ स्थित नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं को थोड़ा सा और समझने की। जो पूर्णांक संख्या है वो 2 तरह की होती हैं। तो पहली की हम अगर बात करें तो पहली होंगी धनात्मक और दूसरी होंगी ऋणात्मक। यहां पर जो संख्या है वो धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरह की होती हैं। धनात्मक को पॉजिटिव और ऋणात्मक को नेगेटिव कहा जाता है। और इन्हें निरूपित करने के लिए, धनात्मक पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए हम i का उपयोग करते हैं। i पर यदि हम प्लस का साइन लगा दें तो ये धनात्मक को निरूपित करेंगी, और यदि हम i पर माइनस का चिन्ह लगाएं तो ये ऋणात्मक को निरूपित करेंगी। तो इसी तरह से हम एक बार फिर से देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को n से, पूर्ण संख्याओं को w से, तथा पूर्णांक संख्याओं को i से निरूपित किया जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर अब आगे बात की जाती है परिमेय संख्याओं की। तो हम अब बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ऐसी संख्या, परिमेय संख्या के अंदर ऐसी संख्याएं आती हैं जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहां बात करेंगे p/q के बारे में। p/q का मतलब होता है यदि हम उस संख्या में किसी भी अंक से भाग दें तो वह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जैसे कि यदि हम यहां पर लिखें 2.5, तो यहां पर हम इसे p/q के रूप में किस प्रकार लिख पाएंगे? देखिए 2.5 और यहां पर हम यदि हम पॉइंट को अगर हटा दें तो ये बन जाएगा
25 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे हम अब आगे हल कर सकते हैं। 5 से दोनों संख्याओं को काटने पर यह हो जाएगा, 5 से 25 को काटने पर 5 बार कटेगा और 10 को काटने पर 2 बार। अब इसके बाद हमने देखा जो 2.5 था वो हमने लिख दिया 5/2 और यहाँ पर जो 5 है वो P को तथा जो 2 है वो Q को निरूपित करता है। यहाँ एक स्थिति हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो Q है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। गणित के नियम के अनुसार यदि हम 0 से किसी भी अंक में भाग दें, यदि हम 0 से किसी भी अंक में भाग दें तो वह हमारा भाग पूर्ण नहीं होता है। ऐसे भाग को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह का एक नियम भी हमें जरूर ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बात करते हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम उन सभी संख्याओं को लिख सकते हैं जो पूर्ण संख्याओं द्वारा स्थापित नहीं की जाती, जैसे कि 1.5, 0.2, 7.5, 3.1। इसी तरह से आगे और भी आने वाली संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब हम आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो हम आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या जो होंगी, अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याएं एक ऐसी संख्या होती हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे कि हम यहाँ पर P/Q की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए लिखा √2। तो अगर हम √2 की बात करें या फिर हम बात करें √5 की या फिर √7 की, तो ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें किसी भी संख्या के P/Q अंश या हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कोई भी दो अंक ऐसे नहीं होंगे जिन्हें हम अंश और हर में लिखें और उनका हमें उत्तर √2 या फिर √5 प्राप्त हो सके। और इसी तरह से और भी हमारे पास अंक ऐसे हैं जिन्हें हम यहां लिख सकते हैं, जैसे कि पाई, यूलर नंबर। ये पाई होता है, ये इसे हम पाई का चिन्ह दर्शाते हैं और इसके बाद ये जो यहाँ पर ई दिया हुआ है ये यूलर नंबर को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, हम यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जहां से हमने शुरू किया था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में जो अंक स्थित हैं वो अंक पूर्ण संख्या में जरूर उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो प्राकृतिक संख्याओं को भी अपने अंदर समाहित करती हैं। और यहाँ पर हम अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं दोनों पाई जाती हैं। और आगे हम अगर बढ़े परिमेय संख्याओं की ओर, तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों उपस्थित होती हैं। लेकिन यदि हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनके अंदर परिमेय संख्या नहीं आती। अपरिमेय और परिमेय संख्याएं दोनों ही एक दूसरे से विपरीत होती हैं। लेकिन यदि हम आगे इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं में उन संख्याओं को समाहित किया जाता है जिनके अंदर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी संपूर्ण रूप से उपस्थित हों। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसे हम इसका उदाहरण देकर लिख सकते हैं। तो यहां पर उपस्थित सभी उदाहरण इस वास्तविक संख्या के लिए संतोषजनक होंगे। तो देखिए 1, 2, √2, पाई, ई। तो इसी तरह से और भी नंबर इसके लिए हम लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा एक तरह की संख्याएं और होती हैं जिन्हें हम थोड़ा सा जानेंगे, वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती, वो संख्याएं हमेशा काल्पनिक संख्या कहलाती हैं।
हमने देखा यहाँ पर उपस्थित 1 2 3 5 7 कोई भी जो नंबर है जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं वो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन जिस अंक को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते वो काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक अंकों को, काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत होती है, या फिर हम कहें तो एक चिन्ह की जरूरत होती है जिसे हम आयोटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम आयोटा के बारे में जानेंगे। आयोटा का जो मान है वो होता है √-1। यहाँ पर आयोटा जो है उसे हम √-1 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर जो 2 + 3 आयोटा है ये एक काल्पनिक संख्या होगी। या फिर हम बात करें 2 आयोटा या फिर 4 आयोटा, ये एक कैसी संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है। तो यह हमने जान लिया वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसके बाद हम अब चैप्टर की ओर वापस आते हैं, जिसमें हमें पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो होगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार जो हमें एक सूत्र दिया हुआ है, हम इसे सूत्र भी कह सकते हैं या फिर प्रमेय का कह सकते हैं। तो यहाँ पर a = VQ + R दिया हुआ है। यहाँ हम जानेंगे सबसे पहले कि a क्या होता है। जो a है, a का मान होगा भाजक। अब इसे हम भाजक क्यों कहेंगे ये हम आगे जानेंगे। उसके बाद जो b है, b को कहा जाएगा भाज्य। इसके बाद आगे जो q है, q को कहा जाएगा भागफल। और इसके बाद अंत में जो r दिया हुआ है, r को कहा जाएगा शेषफल। अब यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी अंक में हम भाग दें, यदि किसी संख्या में जब हम भाग देते हैं, मान लीजिए उदाहरण हम यहां देखते हैं 23 में हम अगर 5 से भाग दें, तो जिस अंक से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 है वो हो जाएगा भाज्य, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाजक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 23 है वो भाजक हो जाएगा और जो 5 है वो भाज्य होगा। इसके बाद 5 से 23 में, 5 से 23 में जो भाग जितनी बार जाएगा वो संख्या होगी 4। तो 5 से 23 में 4 बार भाग जाएगा, तो यहां पर जो प्राप्त होने वाली संख्या 4 है इसे हम भागफल कहेंगे। तो हमें जो भागफल है वो 4 प्राप्त हुआ है, और अंत में जो संख्या हमारे पास अतिरिक्त बचती है, जो संख्या हमारे पास बचेगी उस संख्या को शेषफल कहेंगे। तो शेषफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होने वाला है और उस संख्या को हम शेषफल कहेंगे। तो ये हमारे लिए शेषफल होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 5 का गुणा अगर हम 4 से करें, तो हमने इसको एक बार लिख देते हैं, ये हमारा a होगा, ये b, ये q और ये r। यदि b का गुणा q से करें, 5 का गुणा 4 से करने पर 20 प्राप्त होगा, और उसके बाद उसमें यदि हम r को जोड़ दें तो 20 और 3 23, तो वो हमारा a के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दी हुई है कि a = VQ + R। एक उदाहरण की तरह हम इसे एक बार फिर से समझेंगे। यदि हमें उदाहरण में दिया हुआ है 27 और 27 में हमें भाग देना है 4 से, तो अब हम क्या करेंगे? तो a में लिखेंगे a = BQ + R, और उसके बाद 27 = b की जगह पर हो जाएगा 4 गुणा 4 से। अब इसमें भाग देना है, 4 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 4 से इसमें भाग जाएगा 6 बार। 4 से 6 बार भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा 24, तो जिससे हम क्यू की जगह पर लिखेंगे 6 +
24 संख्या आ चुकी है। 27 में से जब 24 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। तो हमने देखा जो 4 है वो भाज्य होगा, जो 6 है वो भागफल होगा और जो 3 है वो शेषफल होगा। तो इसमें हम 4 को b लिखेंगे, 6 को q और 3 को r लिख देंगे। देखिए यहां पर हमें एक सवाल दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है और जहां पर m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहां देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक हम जो लेने वाले हैं वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें काम में लेनी है, तो हम यहां लिख देंगे a इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर। यहां पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो b हमें दिया हुआ है वो है 3। एक चीज हम आसानी से समझ सकते हैं, यदि हम किसी संख्या में 3 से भाग दें तो वहां पर बचने वाला जो शेषफल है, जो r हम लिखेंगे, वो कितना हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 ये कब स्थिति उत्पन्न होगी, जब r बराबर 0 हो। r बराबर 0 होने पर इस तरह की स्थिति होगी। तो इसके बाद यदि हम क्या करें, अब जो हमारा संख्या या फिर जो हमारा दिया हुआ है उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, यहां पर जो 9 है उसे हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे 3 और ये हो जाएगा m। अब हम यहां पर हमने m क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो 3q स्क्वायर है वो हमारे m के इक्वल हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर के इक्वल होगा और ये हम लिख सकते हैं m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3q स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया है कि यदि r बराबर 0 हो तो उस स्थिति में यहाँ पर उपस्थित जो भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका जो वर्ग है वो 3m के रूप का होगा। अब इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब r बराबर 1 पर देखेंगे हम, यहां पर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा वर्ग करने पर 3q प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलना हमें आता है, हमें सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे 3q जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और उसके बाद यहां हम लिखेंगे 2ab। तो 2 का मल्टीप्लाई a से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3q 6q बन जाएगा और इंटू b करना है तो b का 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 6q प्लस 6q। अब आगे बढ़ेंगे सवाल में, यहां पर अब देखेंगे हम 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहां पर 9q स्क्वायर प्लस 6q में से यदि हम 3q कॉमन लेते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। तो 3q ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से 3q कॉमन लेने पर बचेगा 3q प्लस और यहां से बचता है 2 और ये हो जाएगा प्लस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 और q ब्रैकेट स्टार्ट 3q प्लस 2। इस पूरी स्थिति को हम m के बराबर मान सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 3m प्लस 1। तो हमने देखा कि हमारा r बराबर 1 होने पर जो संख्या का जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के रूप का हो चुका है। तो m का मान यहाँ क्या बना था, q ब्रैकेट स्टार्ट 3q प्लस
2। सवाल को और आगे बढ़ाएंगे हम और अंतिम स्थिति पर आते हैं जहां पर r बराबर 2 हो। तो a बन जाएगा 3q प्लस 2 और ये हम लिखेंगे इसका वर्ग करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट खोल देंगे, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब इसके बाद इसे हम अरेंज करके लिखेंगे और एक के बाद ध्यान रखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस जो यहाँ 4 दिया हुआ है इसे अगर हम चाहें तो 3 प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ तीनों स्थितियों से हमें 3 कॉमन प्राप्त हो जाए। तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, 3 कॉमन लेंगे यहां से, ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस और यहां से 3 कॉमन लेने पर 4q प्लस 1 और अंत में फिर से प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। यहां हम देखते हैं अब 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जो पूरी संख्या है ये m में परिवर्तित हो जाएगी और अंत में लिखेंगे प्लस 1। तो यहां हमने देखा a स्क्वायर फिर से हमें किस में प्राप्त हुआ है 3m प्लस 1 के रूप में, लेकिन यहां पर अब m की स्थिति जो बदल चुकी है वो होगी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो ये बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो उसका जो वर्ग है वो हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा और यहाँ पर m का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक होगा जो प्रश्न में कैसे भी बदल सकता है। तो यहाँ एक बार फिर से देखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो m का मान 3q स्क्वायर होगा, r बराबर 1 होने पर m का मान q ब्रैकेट स्टार्ट 3q प्लस 2 होगा और r बराबर 2 होने पर m का मान 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और हम अब बात करेंगे अगली एल्गोरिदम जिसमें हमें पढ़ना होगा HCF के बारे में। अब यहां हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, जिसमें हमें क्या करना होगा, इसी ही बात को जो हमने यूक्लिड विभाजन त्रिमेका में पढ़ी थी उसी को ध्यान रखना है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और इसी की सहायता से हम किन्हीं भी 2 अंकों को लेकर उनका HCF निकालना सीखेंगे। तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं HCF और HCF का जो पूरा नाम होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इसका मतलब होगा महत्तम समापवर्ती। अब इसके बाद हम बात करेंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में कि इससे HCF कैसे निकाला जाएगा। इसे हम समझेंगे एक उदाहरण के तौर पर। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 420 और इससे हम भाग देने वाले हैं, या फिर दूसरी जो हमारी संख्या है वो है 130। अब इसका हमें HCF निकालना है। तो देखिए यहां पर हमें जो बड़ी संख्या दी हुई है उसे हम a मानेंगे और जो संख्या हमें छोटी दी हुई है उसे हम b मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम यहां आगे बढ़ाएंगे इसे, अब ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई। अब हमें q का मान नहीं पता है, यदि हमें q का मान पता नहीं है तो हम 130 का भाग 420 में देकर देख सकते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो भाग है 130 का वो 420 में 3 बार जाएगा। इज इक्वल्स टू 130। तो जो यहाँ पर 420 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 130 इंटू 3 प्लस यहाँ पर बचने वाली जो एक्स्ट्रा जो शेष होगा वो हम यहाँ लिखेंगे r की जगह पर, वो हो जाएगा 30। अब इसके बाद यहाँ में एक बात हम विशेष रूप से ध्यान देने की वो ये है कि हमने एक बार इसे अगर हल किया और उसके बाद यदि हमारा r जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है
तो हमें b को a में तथा r को b में परिवर्तित करके लिखना होगा। तो हम 130 जो है बराबर होगा 30 इंटू 4 से, 30 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 120 आएगा, और 120 जब इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 10 का। अब इसके बाद हम यहां देखेंगे अभी भी हमारे पास में शेषफल 0 नहीं आया है, तो इसे हम यहां उतार लेंगे और ये संख्या यहां आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 बराबर 10 इंटू 10 का गुणा यदि हम 3 से करें तो इसमें पूरी तरह से भाग जा सकता है, तो ये 3 से गुणा करने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिदम है, विभाजन एल्गोरिदम जो है वो पूर्ण हो चुका है, और हमें अब क्या करना होगा, यहाँ से हमें जो प्राप्त होने वाला HCF है वो किस तरह से मिलेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे HCF जो है हमारा वो हमेशा B होगा। अब B कैसे, यहां हम देखेंगे कि A के स्थान पर 30 दिया हुआ है, B के स्थान पर 10, Q के स्थान पर 3 और R के स्थान पर 0 है। जब R के स्थान पर 0 हो तो उस स्थिति में जो B है उस जगह पर प्राप्त होने वाला जो नंबर है वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर HCF बन जाएगा 10। यहां पर हमने देखा 420 और 130 का जो HCF है वो हमें 10 प्राप्त हो चुका है। यदि हम चाहें तो HCF को विभाजन एल्गोरिदम के अलावा भागफल विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहां पर भी यही चीजें दोहराई जाएंगी। तो एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यदि हम 420 को यहां लिखें तो हमें इसमें किससे भाग देना होगा, हम भाग देंगे 130 से। 130 से 420 में भाग देने पर 3 बार भाग जाएगा, यहां आ जाएगा 390। माइनस करने पर हमने देखा हमें 30 प्राप्त होगा। अब वही चीज यहां जो हमने किया था वो यहां दोहराना होगा। हमने देखा कि 30 को हमने b की जगह पर लिखा था जिससे भाग दिया जाता है, और b को उस जगह पर लिखा था जिसमें जितनी बार भाग देना है। तो हम यहाँ ऐसा ही करेंगे। अब 130 को हम यहाँ लिख देंगे और इसमें आगे बढ़ाएंगे। 30 से 130 में भाग देने पर 4 बार भाग जाएगा और ये हो जाएगा 120। अब माइनस करने पर हमें 10 प्राप्त होगा, और फिर से वही स्थिति आ गई है। तो आगे बढ़ेंगे, 30 को अब यहां लिख लेंगे और ये हो जाएगा 3 बार भाग देने पर 30 पूरा। माइनस करने पर हमें भागफल 0 प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा जब भागफल में हमने 3 प्राप्त हो चुका है, शेषफल में 0 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला भाज्य है, जो ये हमारा भाज्य है b होगा, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो HCF हमारा बन जाता है 10। ये बात हम अब जान चुके हैं कि या अगर हम चाहें तो विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके भी HCF निकाल सकते हैं। यदि हम विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग नहीं करते हैं तो भागफल विधि, तो मैं नाम लिख देता हूं। तो हम चाहें तो भागफल विधि द्वारा भी HCF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि हम चाहें तो इनका एक तरीका और भी है जिसकी सहायता से हम इसका HCF निकाल सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसे कहा जाएगा गुणनखंड विधि। इसे गुणनखंड विधि कहा जाएगा। इसमें हम सबसे पहले 420 का क्या करेंगे, 420 से उसके गुणनखंड करेंगे। अब उसके बाद फिर 130 के गुणनखंड करेंगे। होगा सबसे पहले हम लिखेंगे 420 को और उसके बाद 130। अब इन दोनों संख्याओं में एक साथ भाग देंगे, मतलब हमें इन दोनों ही संख्याओं के एक साथ गुणनखंड करने हैं, और हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर या एक ऐसा अंक छांटना है जिससे इन दोनों ही संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सके। तो यहां पर सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम 2, 1 और ये 0, और यहां पर आएगा 6 और ये 5। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अगर भाग दें 2 के बाद, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है और इसका अंतिम अंक 5 है, तो ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। 3 से यदि हम यहाँ भाग दें तो 3 से इस संख्या में भाग चला जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 है
और इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग 11 है। इसके बाद यहाँ हम 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने के बाद यहाँ पर आएगा 4 और ये 2 कॉमा इसमें भाग देने पर आएगा 13। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो है 42 कॉमा यहाँ पर है 13। इसके बाद कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, क्योंकि 42 को हम किसी और नंबर से विभाजित कर सकते हैं लेकिन 13 को किसी भी नंबर से विभाजित नहीं किया जा सकता। 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है और प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको यहीं छोड़ देंगे और हम HCF जो देखेंगे वो होगा HCF इज इक्वल टू 2 into 5, 2 into 5 इज इक्वल टू 10। और हमने देखा कि यहाँ पर हमें इस विधि के द्वारा भी, जो इसका गुणनखंड विधि के द्वारा जो HCF है वो भी हमें 10 प्राप्त हुआ है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखा, इन दो संख्याओं का जो HCF है वो 10 प्राप्त हुआ था। भाग विधि द्वारा भी हम देख चुके हैं, उससे भी हमें इसका HCF 10 प्राप्त हुआ है और हमने गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका HCF 10 ही प्राप्त किया है। तो इससे हमें यह आसानी मिलती है कि हम HCF को प्राप्त करने के लिए कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने के बारे में बताया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इससे अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।